हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है और किस तरह से इसको प्रूफ किया जाता है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 5 है, डायनेमिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और बुक का नाम तो आपको याद ही होगा, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। फिर रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, पर घबराना आपको बिल्कुल नहीं है इसको देख के कि सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक लग रहा है हमें भैया। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, अरे सर रेखीय संवेग तो बहुत पढ़ा है हमने, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है बेटा, आप चाह रहे हो तो इंग्लिश में लिख सकते हो इसको, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है भैया, मैंने डाल दिया हेडिंग। अब इसके बाद देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लिख लो, इंग्लिश में भी काम आएगा। आखिर सर ये होता क्या है? जहां संरक्षण शब्द आ जाता है ना, वहां समझ जाना कोई ना कोई चीज नियत रहती है, कोई ना कोई चीज नियत रहती है। तो यहां पर रेखीय संवेग नियत रहता है कब? जब सिस्टम पर कार्य करने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। अगर किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है, चाहे वो एक पार्टिकल के लिए हो, चाहे वो n पार्टिकलों के लिए हो, चाहे वो 2 पार्टिकल के लिए हो या कई लाख पार्टिकल के लिए हो। रेखीय संवेग कैसा रहता है? नियत रहता है जब उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अच्छा, मैं एक बार लिखवा दूं, समझ जाओगे इस चीज को। देखो बेटा, इस नियम के अनुसार, भैया ये भी एक नियम है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, इस नियम के अनुसार। ठीक है भाई, इस नियम के अनुसार। आखिर कहना क्या चाहता है हमसे भाई ये नियम? इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर, यदि किसी निकाय मतलब सिस्टम पर, यदि किसी निकाय पर, ठीक है सर, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाह्य बल, ठीक है बेटे, कोई बाह्य बल, ठीक है, कार्य ना करे तो, कार्य ना करे तो, ठीक है, निकाय का यानी कि सिस्टम का, निकाय का रेखीय संवेग कैसा रहता है मेरे बच्चा? रेखीय संवेग जो होता है वो नियत रहता है, रेखीय संवेग नियत रहता है। ठीक है, चलिए सर, नियत रहता है। यार इतना छोटा सा नियम आप लोगों को याद ना होगा। निकाय मतलब कणों का समूह हो सकता है, यहाँ पर 2 कण भी हो सकते हैं, पर एक कण को हम कभी निकाय नहीं कहेंगे क्योंकि वो 1 पार्टिकल है। तो यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल, ध्यान देना, एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे तो निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता। क्या यह बात बिल्कुल रियल है? हाँ सर रियल है। चलिए अब एक कण लेते हैं, मात्र एक कण लेते हैं, 4 1 पार्टिकल। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, मैं इसका पहला पॉइंट लिखवाता हूं। ठीक है, 4 किसके लिए? 1 पार्टिकल, 4 1 पार्टिकल। ओके सर, ओके, चलिए 4 1 पार्टिकल। ठीक है, चलिए, यानी कि एक पार्टिकल के लिए मान लेता हूं मैं मान लेता हूं कि माना पार्टिकल का द्रव्यमान कितना है? पार्टिकल यानी कि कण, पार्टिकल मतलब कण, माना पार्टिकल का जो मास है, मास मतलब द्रव्यमान। भैया कितना मानूंगा मैं? कितना मेरे पास m है, तथा इस पर जो लग रहा है ना फोर्स, तथा इस पर, ठीक है सर, इस पर F फोर्स कार्य कर रहा है। F बल जो है ना, F बल क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। ठीक है सर, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। तब देखो, तब न्यूटन के द्वितीय नियम से आपने पढ़ा ना, सेकंड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, यानी कि न्यूटन के द्वितीय नियम से। आपने सबने न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ रखा है, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम से। ठीक है, न्यूटन के द्वितीय नियम से। वाह सर, मजा आ गया आज तो पढ़ने में। न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो बाह्य बल के बराबर होती है भैया? बात बिल्कुल रियल है। हाँ सही है। तो बेटा यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास F वेक्टर होता है, या मैं इसकी जगह थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ, देखो dp वेक्टर जो होता है, संवेग परिवर्तन की दर, वो बाह्य बल के कैसी होती है?
बराबर होती है। ये मेरे पास इस तरह से मैंने लिख लिया, न्यूटन का द्वितीय नियम सबको पता है। और पता है कि यार पी वेक्टर की जो वैल्यू होती है ना मेरे दोस्तों, जो ये पी वेक्टर होता है इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं। हाँ सर लिख तो सकते हैं, पर सर आपने कभी बताया नहीं। अरे तो पढ़ाया भी तो कभी नहीं आप लोगों को, पहली बार तो पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो कहानी तब की है जब पार्टिकल पर फोर्स कार्य कर रहा है। अरे यहाँ क्या हो रहा है, कण पर आप बल लगा रहे हो, मान लो ये बल 0 कर दो, यानी कि कण पर बाह्य बल 0 हो तो, यानी कि कण पर कोई बल कार्य ना करे तो, यानी कि कण पर लगने वाला फोर्स, कण पर, ठीक है सर, लगने वाला बल, लगने वाला बल कितना हो बेटे, 0 हो तो, 0 हो तो, अरे सर 0 हो तो क्या होगा भैया, सर बल 0 हो जाएगा। हाँ सर बल 0 हो गया, जैसी बल 0 होगा तुरंत सर ये तो dp वेक्टर अपॉन dt जो होगा वो सर 0 हो जाएगा। सर बात तो बिल्कुल सही है। अब जब भैया फोर्स मैंने 0 कर दिया तो dp वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू f वेक्टर 0, तो मेरे पास 0 हो जाएगा। सर ये तो कांस्टेंट आ गया। अरे भैया सर इतनी सी बात बताना चाह रहे थे हमें, और ये हमारा एम बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा भैया, ये भी मेरे पास क्या होगा, नियतांक हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वाह सर वाह, क्या बात है। इतनी सी चीज़ को प्रूव करने के लिए सर आपने इतना समय लगा दिया। हाँ भैया मैं तो इतना समय लगाता हूँ। हो गया कंप्लीट, चलिए आगे देखते हैं। अभी इसका मतलब यहाँ से हमने ये प्रूव करा कि अगर पार्टिकल पर बाह्य बल कार्य ना करे तो पार्टिकल का जो रेखीय संवेग है वो संरक्षित रहता है, यानी कि नियत रहता है ना। अतः लिख दे रहा हूँ मैं, अतः किस पर, कण पर, आप कण लिख सकते हो, अतः पार्टिकल पर, अतः पार्टिकल पर, ठीक है, बाह्य बल, बाह्य बल, मैंने बाह्य बल को 0 माना भैया, यहाँ पे बाह्य बल यानी कण पर लगने वाला बाह्य, कण पर लगने वाला बल, कौन सा बल, बाह्य बल लिख लेना आप, कितना हो, 0 हो तो पार्टिकल पर बाह्य बल यानी क्या था, पार्टिकल पर बाह्य बल यानी पार्टिकल पर बाह्य बल कार्य ना करे तो, ठीक है, कण का रेखीय संवेग, कण का रेखीय संवेग कैसा रहता है बेटे, कण का रेखीय संवेग नियत रहता है। संवेग कैसा रहता है, नियत रहता है। क्या बात है सर, कण का रेखीय संवेग नियत रहता है। यह आराम से कवर कर लोगे, ज़्यादा लंबा पॉइंट है नहीं कि अगर पार्टिकल पर बाह्य बल कार्य ना करे तो कण का जो रेखीय संवेग होता है वो कैसा रहता है बेटे, नियत रहता है, ठीक है। 4 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल हैं तो, और हमारे पास भैया 4 2 पार्टिकल्स, ठीक है, 4 2 पार्टिकल्स, ओके सर, 4 2 पार्टिकल्स। लो भैया अब 2 पार्टिकल्स आ गए। अब तक तो 1 पार्टिकल से अब 2 पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। माना पहले और दूसरे पार्टिकल के रेखीय संवेग क्रमशः P1 और P2 में है ना, ये मैं मान लेता हूँ, यही मैं मान लूँगा डायरेक्टली। माना, ठीक है, माना प्रथम और द्वितीय, इसको मैंने प्रथम कर दिया, प्रथम तथा, चलो मैं पहले कर दे रहा हूँ यार, सही ना लग गया, पहले, माना पहले तथा दूसरे, ठीक है, पार्टिकल मतलब कण, पार्टिकल के रेखीय संवेग क्रमशः, लाइन पे फोकस करना बेटे ठीक से, रेखीय संवेग क्रमशः कितना मान लें भैया, मैं पहले वाले का मान लूँगा P1 वेक्टर और दूसरे वाले का कितना मान लूँगा मैं, P2 वेक्टर, क्योंकि संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, P2 वेक्टर है, ठीक है। चलिए चलिए कर दो बेटे, जरा मैं इसको इरेज कर दूँ पक्का, ठीक है, कर दे रहा हूँ मैं इसको। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका आप, क्योंकि भैया स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है। ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है भैया, चलो मैंने इसको इरेज कर दिया। पेपर में आता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शुरू से लास्ट तक पढ़ना, छोड़ना मत बिल्कुल भी। चलिए तो भैया पहले कण द्वारा दूसरे कण पर लगने वाला बल है ना, dP1 वेक्टर अपॉन dt हो जाएगा न्यूटन के द्वितीय नियम से। फिर भैया दूसरे कण द्वारा पहले कण पर लगने वाला बल। देखो एक पार्टिकल हमारा ये है, एक पार्टिकल हमारा ये है, तो बेटा ये जो पार्टिकल होगा ना वो इस पे बल लगाएगा, और ये जो ऐसा करके बल लगाएगा, ये जो पार्टिकल होगा वो इस पे बल लगाएगा, और ऐसी पार्टिकल ये वाला इस पे बल लगाएगा, है ना, ऐसा करके लगाएगा ये। यानी कि इसको मैंने 1 2 बोल दिया, यानी कि पहले ये मेरे पास 1 2 हो जाएगा,
ये मेरे पास 2 1 हो जाएगा। ये हिसाब होता है, ठीक है। यानी कि ये वाला पार्टिकल इस पर बल लगाएगा और ये वाला पार्टिकल इस पर बल लगाएगा। तो ये क्या है, ये क्या है, दूसरे कण द्वारा पहले कण पर लगने वाला बल, और ये क्या है, पहले कण द्वारा, यानी कि पहले कण द्वारा दूसरे कण पर लगने वाला बल। ऐसे बल लगाते हैं ये, ठीक है। अभी करवाऊँ आगे अभी जरा। F21 वेक्टर बराबर पहले dp2 कर दो, dp2 वेक्टर अपॉन कितना जाएगा मेरे पास, dt आ जाएगा। अब भैया यहाँ पर आपको न्यूटन का तृतीय नियम लगाना पड़ेगा। पता होना चाहिए कि न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है आपसे, कि क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर तथा विपरीत होती है। क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर तथा विपरीत होती है। तो ये नियम आपने पीछे पढ़ रखे हैं। न्यूटन के नियम बच्चे के याद होते हैं। जब बच्चा 11th क्लास में आता है तो न्यूटन का पहला नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम दबा के याद करता, समझ में सोच रहा फिर भी नहीं आता, बस खाली याद हो जाते हैं। तो ध्यान देना 2 1 क्या है, दूसरे कण द्वारा पहले कण पर लगाया गया बल, और जो तुम्हारे पास 1 2 है, 1 2 क्या है, पहले कण द्वारा दूसरे कण पर लगाया गया बल, है ना। यानी कि न्यूटन के तृतीय नियम से, न्यूटन के, सही है सर, न्यूटन के तृतीय नियम से, ओके, न्यूटन के तृतीय नियम से। सर आप न्यूटन का तृतीय नियम बता दो। F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस के F21 वेक्टर, है ना। क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होती है, क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर तथा विपरीत होती है। अच्छा, F12 वेक्टर का मान कितना है सर, dp1 वेक्टर अपॉन कितना है सर, dt आएगा, ठीक है भैया, बराबर के माइनस के F21 वेक्टर dp2 वेक्टर, ठीक है सर, और अपोन में कितना जाएगा सर, dt है, माइनस का बराबर के धल्ले का काय में आ जाएगा, तो सर प्लस में आ जाएगा। ये ऐसे करके ये आ गया प्लस में, dp2 वेक्टर अपोन कितना जाएगा तुम्हारे पास, dt हो जाएगा, ठीक है, हो गया था ना। बराबर कितना आ गया मेरे पास, 0 बच गया। अच्छा, dt दोनों के एलसीएम समान है, तो लेके भाग में, ये भाग वाला गुणा में ले जाऊंगा तो खाली बचेगा मेरे पास d1 वेक्टर प्लस कितना आ जाएगा बेटे, dp2 वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, 0 हो गया। अच्छा, दोनों पक्षों का समाकलन कर दो। दोनों पक्षों का क्या करोगे, समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है सर, समाकलन करने पर सर कर दो आप। हमें ना पता कैसे करोगे आप, हमें ना पता सर, आप पढ़ा रहे हो, आप खुद करो, हमें क्या पता भैया कैसे हो समाकलन, बराबर 0, तो समाकलन डी को खा जाएगा, हजम कर जाएगा, हजम। तो खाली क्या बचेगा मेरे पास, p1 वेक्टर प्लस क्या बचेगा मेरे पास, p2 वेक्टर बराबर कितना गया मेरे पास, 0 हो गया। अरे तो भैया यही तो मेरे पास, जब दोनों पक्षों का समाकलन हो जाता है ना, तो बेटा यहाँ पे क्या आता है, कोस्टेंट आ जाता है। इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर इक्वल टू कितना गया तुम्हारे पास, नियतांक हो गया। और यही क्या, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। लिख दूँ मैं, यही क्या चीज़ है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यह आ जाएगा, नहीं आएगा, यहाँ नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कभी यार घिचपिच हो जाए, सही नहीं लगता है ऐसे, है भैया, कर दें इसको रेज, ठीक है भैया। चलो स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा, इस चीज़ का बिना स्क्रीनशॉट के काम नहीं चलने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लेना पक्का आपको। तो ये क्या चीज़ है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या है, यही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है, यही रेखीय संवेग, ठीक है, संरक्षण का नियम है, चलिए ऐसे ही अब मैं प्रूव करता हूँ एन पार्टिकल के लिए, ठीक है। 4 थर्ड पॉइंट मेरे पास आ गया, 4 एन पार्टिकल, ठीक है भैया। बीएससी में है आप यार, तो बीएससी लेवल अगर आना पड़ेगा आपको, आप 12th वाला लिख के नहीं आ सकते, नंबर काट देगा। अरे 12th में क्या यार, किसी निकाय पर बाह्य बल कार्य ना करे तो उस कण पर लगने वाला, यानी कि उस निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है, उसके बाद में थोड़ा सा प्रूफ दे रखा, कहानी खत्म। लेकिन यहाँ तो पूरा भंडार है, और ये भंडार लिख के आना पड़ेगा आपको, तभी तो नंबर मिलने वाला है। मैंने नंबर नहीं मिलने वाला एक भी, जैसे करवा रहा हूँ वैसे कर लो, मजा आ जाएगा टॉपिक में। चलिए 4 एन पार्टिकल के लिए, तो कणों की संख्या कितनी है मेरे पास, एन है। माना एन कणों का एक सिस्टम है, माना एन कणों का एक समुदाय है या एक निकाय है, ठीक है, निकाय है, ओके सर, जिनके रेखीय संवेग क्रमशः, ओके सर, जिनके रेखीय संवेग क्रमशः। अच्छा आप बताओ क्या होने चाहिए, जिनके रेखीय संवेग क्रमशः, आप खुद बताओ रेखीय संवेग क्या होने चाहिए, है भैया। अरे जिनके रेखीय संवेग क्या होने चाहिए, आप खुद से दिमाग लगाओ एक बार। अरे सर p1 वेक्टर, फिर p2 वेक्टर, फिर p3 वेक्टर, डॉट 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 डॉट, कितने हो जाएंगे मेरे पास, pn वेक्टर हैं, ठीक है। यानी कि माना n कणों का एक निकाय है जिनके रेखीय संवेग क्रमशः p1 वेक्टर, p2 वेक्टर, p3 वेक्टर, डॉट डॉट डॉट, कितने मेरे पास, pn वेक्टर हैं। तब निकाय का कुल संवेग कितना आ जाएगा, अरे भैया निकाय का कुल संवेग, अरे टोटल आ रहा है, संपूर्ण आ रहा है सर, संपूर्ण, यानी कि निकाय का कुल रेखीय संवेग कितना होगा,
सर बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको, जो तुम समझते हो वो गलत है, किसी दिन ये भी समझाना है तुमको। है भाई, शायरी तो सुनी होंगी, अरे बहुत सुनते हो। निकाय का कुल रेखीय संवेग कितना जगह मेरे पास, P वेक्टर इक्वल टू P1 वेक्टर प्लस के P2 वेक्टर प्लस के P3 वेक्टर प्लस के डॉट 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 प्लस के Pn वेक्टर। ठीक है, इस तरह से मेरे पास आता। अच्छा, T के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दो, काय के पदों में, T के पदों में, यानी कि T के सापेक्ष क्या करने पर भैया, T के सापेक्ष अपकलन करने पर। सर कर दें, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे न्यूटन का द्वितीय नियम लाना है, और अगर dp अपॉन dt आ गया तो ये बाह्य बल F के बराबर हो जाएगा, और बाद में बाह्य बल को 0 मानकर कहानी चौपट कर देंगे। तो T के सापेक्ष अपकलन करने पर करिए। T के सापेक्ष अपकलन कैसे करोगे सर, तो बेटा मैं ये करने वाला हूँ dp वेक्टर अपॉन dt, सर वेरी गुड, dp1 वेक्टर अपॉन dt और प्लस के dp2 वेक्टर अपॉन कितना आ जाएगा मेरे पास dt प्लस के dp3 वेक्टर अपॉन कितना आ जाएगा मेरे पास dt प्लस के डॉट 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 प्लस के dpn वेक्टर अपॉन कितना आ जाएगा मेरे पास dt। अब तुम्हें पता है कि संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो बाह्य बल के बराबर होती है न्यूटन के द्वितीय नियम से। अब मैं न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता हूँ, f वेक्टर जो होता है वो बराबर किसके होता है भैया, f1 वेक्टर के हो जाएगा, f2 वेक्टर के हो जाएगा, f3 वेक्टर के हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, और आप प्लस लिख लो, प्लस प्लस डॉट 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 डॉट, ये आ जाएगा मेरे पास fn वेक्टर। और एक खास बात मेरे दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं क्लियरली कि मेरे पास f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर, यानी कि f1 वेक्टर क्या है, पहले कण पर लगने वाला बल, f2 वेक्टर क्या है, द्वितीय कण पर लगने वाला बल, f3 वेक्टर क्या है, तृतीय कण पर लगने वाला बल, एंड fn क्या है तुम्हारे पास, n कणों पर लगने वाला बल। हाँ, बहुत पेचीदा क्वेश्चन है, बहुत पेचीदा है, समझो जरा इस चीज़ को। अच्छा ठीक है, न्यूटन का द्वितीय नियम तो चल रहा है भैया यहाँ पे। अच्छा मैं यहाँ पे टोटल, ये तो मेरे पास टोटल फोर्स आ गया, ठीक है। अच्छा मैं एफ वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर लूँ भैया, मैं एफ वेक्टर को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, डी पी वेक्टर अपॉन डी टी। अच्छा मैं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ इस चीज़ को, ए भाई, अरे सर आप तो कुछ भी लिख लो। अच्छा बेटा मैं इसको इरेज कर दूँ, कर दूँ इरेज, चलो साहब ये मैंने इसको इरेज कर दिया। ओके ओके सर हो गया, बस थोड़ा सा रह गया। तो देखो जरा ध्यान से, जो मैंने एफ वेक्टर उसको डीपी वेक्टर अपॉन डी टी कर रखा, तो मेरे पास कुल मिला के बात यह है, बस यही है, एफ वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, डी अपॉन डी टी आ जाएगा। ठीक है सर, पी वेक्टर की जगह मैं ले सकता हूँ P1 वेक्टर प्लस के P2 वेक्टर प्लस के P3 वेक्टर और प्लस के डॉट 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 प्लस के Pn वेक्टर। क्या बात है सर, सर बाह्य बल को आप फोर्स को 0 कर दो तो सर ये मिल जाएगा हमें। अरे बात तो सही है यार, अगर मैं बाह्य बल 0 कर दूँ तो यानी कि सिस्टम पर, यानी कि निकाय पर कार्य करने वाला, निकाय पर लगने वाला, ठीक है बेटा, कुल बल कितना हो, कुल बाह्य बल, कुल बाह्य बल 0 हो तो, यानी कि 0 के बराबर हो तो, 0 हो तो कोई बल ना लगे, 0 मतलब कोई बल भी ना लगे, तो यहाँ मेरे पास एफ वेक्टर कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। बल 0 हो गया तो यार डीपी वेक्टर अपॉन डी टी, भैया ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा। जब मेरे पास ये 0 हो जाएगा तो सिंपल सी बात है भैया, पी वेक्टर मेरे पास कितना हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। सर ये पी वेक्टर आपका नियतांक हो गया, तो P1 प्लस P2 प्लस के P3 प्लस के डॉट 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 प्लस के Pn वेक्टर मेरे पास ये भी कितने हो जाएंगे, ये भी मेरे पास क्या हो जाएंगे बेटे, नियतांक हो जाएंगे। क्या बात है सर, मज़ा आ गया सर अब तो। अच्छा ये एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया, क्या यार ये एक सिंपल सा तरीका भी आपसे ना होगा, हो जाएगा ना, अरे भैया कर लोगे आप लोग वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। तो लाइन पे ध्यान देना, इसका मतलब ये है कि सिस्टम पर अगर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, ठीक है, यही मैंने शुरू में परिभाषा लिखवाई है कि यदि किसी सिस्टम पर यानी कि निकाय पर, यदि किसी सिस्टम पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, कोई बाह्य बल, ठीक है, कोई बाह्य बल जो है कार्य ना करे, कोई बाह्य बल कार्य ना करे, ठीक है, ना करे, तो निकाय का, ठीक है बेटे, निकाय का रेखीय संवेग कैसा रहता है, नियत रहता है। रेखीय संवेग हमेशा कैसा रहता है बेटे, नियत रहता है। रेखीय संवेग नियत, ठीक है सर, रेखीय संवेग नियत रहता है। बोलो ओके ओके, ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया। तो निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल मैंने, क्योंकि एफ वेक्टर क्या है, कुल बाह्य बल होता है हमारा, तो एफ वेक्टर मैंने कितना कर लिया, 0 कर लिया।
अब मेरे पास डी बी वैक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब एफ वैक्टर 0 हो गया तो डी बी वैक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब भैया पी वैक्टर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये जब 0 हो गया तो पी वैक्टर बराबर नहीं था, पी वैक्टर का मान ये है तुम्हारे पास, ये भी तुम्हारे पास क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब बात यहाँ ये आती है कि रेखीय संबंध या रेखीय संवेग संरक्षण के नियम द्वारा आप न्यूटन के तृतीय नियम को प्रूफ कर सकते हो। क्या रेखीय संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है? क्या ये बात बिल्कुल रियल है? बस इसी चीज को आप प्रूव करने वाले हैं। जल्दी यहाँ तक का फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके ओके ओके, हो गया हमारा काम, बस थोड़ा सा और रह गया, बस हो चुका टॉपिक हमारा। अरे यार घबराने की बात क्या है, इन चीज़ों में भी कोई घबराने की बात है? पढ़ाई से क्या डरना, ये तो तुम्हारा काम है पढ़ना यार, इसलिए तो बोल रहा हूँ मेहनत करो बढ़िया करके। बिना मेहनत करे कुछ हासिल नहीं होने वाला है भैया, पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती वाला सीन है। चलिए सर डाल दो हेडिंग, रेखीय संवेग संरक्षण द्वारा, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम द्वारा न्यूटन के नियम की समतुल्यता, है ना। चलिए न्यूटन के तृतीय नियम की डाल दूँ पहले मैं हेडिंग। ओके सर, ओके रेखीय, ठीक है भैया, रेखीय संवेग, ठीक है सर, रेखीय संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम द्वारा, ठीक है, न्यूटन के तृतीय नियम की, न्यूटन के तृतीय नियम की, न्यूटन के तृतीय नियम की समतुल्यता, ठीक है, न्यूटन के तृतीय नियम की समतुल्यता। चलिए देखो, दो पार्टिकल मान लूंगा मैं, एक पार्टिकल मेरे पास ए होगा, ठीक है, और एक पार्टिकल मेरे पास क्या होगा, वी होगा, ठीक है, एक पार्टिकल ए एक पार्टिकल बी। इसका जो वेग होगा वो भी ए होगा, इसका जो वेग होगा वो कौन सा होगा, भी बी होगा। ठीक है, ये चीज़ को समझना आप, ठीक है। और इनका रेखीय संवेग जो होता है ना वो नियत रहता है, यानी कि इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा भैया, इसका द्रव्यमान एम ए हो जाएगा और इसका द्रव्यमान हमारा कितना हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। माना दो पार्टिकल, माना दो कण बोल सकते हो आप, माना दो पार्टिकल मतलब दो कण, माना दो कण, ठीक है सर, जिनके द्रव्यमान कितने हैं बेटे, जिनके द्रव्यमान मान लो भैया, जिनके द्रव्यमान कितने हैं सर, एक का तो एम ए हैगा और दूसरे का मेरे पास कौन सा होगा, एम बी हैगा। बहुत बढ़िया सर, ठीक है, माना दो कण जिनके द्रव्यमान एम ए तथा एम बी है, ठीक है भैया, ठीक है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में, ध्यान देना, जब बाह्य बल कार्य नहीं करता, लाइन पे ध्यान देना, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, ठीक है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, ठीक है, इनके वेग क्रमशः, इनके वेग क्रमशः कितने कितने हैं बेटे, इनके वेग क्रमशः वी ए तथा वी बी हैं, ठीक है। तब रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, है ना, लगा दो यहाँ पर रेखीय संवेग, ठीक है सर, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से। अच्छा बेटे, क्या कहता है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कि बाह्य बल तो लग ही नहीं रहा, बाह्य बल तो मैंने अनुपस्थित कर दिया या बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा, तो जो संवेग होगा ना, देखो एम भी पहले कण का जो संवेग आएगा वो आएगा एम ए, छोटा वाला एम बनाओ, मैंने छोटा वाला एम लिया तो एम ए भी ए आ गया पहले कण का संवेग, फिर दूसरे कण का संवेग एम भी वी बराबर कितना हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि नियतांक बराबर 0 हो जाएगा हमारा, है ना। अब जरा तुम इसको टी के रिस्पेक्ट में क्या कर दोगे, टी के सापेक्ष अपकलन कर दो, अपकलन करने पर, ठीक है, करो भैया जरा। अब मैं टी के सापेक्ष कैसे करूँगा, देखो ये मेरे पास एम ए है तो डी भी ए अपॉन डी टी, क्योंकि भैया कणों का द्रव्यमान कहीं बदलने वाला नहीं है, तो इसलिए कणों के द्रव्यमान का अपकलन ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया मैंने। ऐसे इधर से एम बी बाहर आ जाएगा, मेरे पास रह जाएगा डी भी अपॉन कितना रह जाएगा मेरे पास, डी टी इक्वल टू कितना जाएगा बेटे, मेरे पास 0 रह जाएगा, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, तुम्हें बता के वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। अब त्वरण को मैं लिख सकता हूँ एम ए स्मॉल ए कैपिटल ए, एम बी, ठीक है, एम बी स्मॉल ए कैपिटल बी इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, 0 हो गया। और तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एक फोर्स काम करेगा, लाइन पे ध्यान देना, एम ए कैपिटल ए प्लस एम बी ए कैपिटल बी बराबर 0। तो ये मेरे पास तो, चूंकि आपको पता है कि जो त्वरण होता है वो संवेग परिवर्तन की दर, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, हम त्वरण कहते हैं, ठीक है। एम में भी आ गया, क्योंकि एफ बराबर एम में भी आप लिख सकते हो। अब जो ये चीज़ है ना, यानी कि ये जो बल है वो
दूसरे कण द्वारा पहले कण पर लगने वाला बल, या मैं इसको F12 मान लूँगा, इसको मैं F21 मान लूँगा, मतलब इसको आप FAB मान लो, इसको आप FBA मान लो, ठीक है। ये इस तरह से लिख सकते हो, इसको आप F वेक्टर AB मान लो और इसको मान लो आप F वेक्टर VA मान लो, बराबर कितना हो जाएगा 0। मतलब A कण द्वारा इस A कण द्वारा B पर लगने वाला बल कितना होगा मेरे पास FAB हो जाएगा, और ऐसी B कण द्वारा A पर लगने वाला बल FAB हो जाएगा, यानी कि FBA हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि B कण द्वारा A पर लगने वाला बल और FAB मतलब A कण द्वारा B पर लगने वाला बल, यानी कि A कण जो है वो इस पे बल लगाएगा FAB और जो B होगा वो इस पे बल लगाएगा FBA, ठीक है। और तुम्हें पता है कि ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, हमारे आपस में बराबर हो जाएंगे, पर क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर तथा विपरीत होती है। ये बात बिल्कुल रियल है, क्योंकि भैया आप लिख सकते हो यही क्या चीज़ है, हमारे पास न्यूटन का तृतीय नियम होता है, यानी कि जो क्रिया होती है, क्रिया जो है यहाँ पे वो प्रतिक्रिया के बराबर, क्रिया जो है वो प्रतिक्रिया के कैसी है बेटे, बराबर है, और कैसी है तथा विपरीत है, तथा कैसी है, विपरीत होती है। क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर तथा विपरीत होती है, यह मैं लिख दे रहा हूँ है, क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर तथा विपरीत है। और यही क्या तुम्हारे पास, यही न्यूटन का तृतीय नियम है, यही न्यूटन का क्या बेटे, यही न्यूटन का तृतीय नियम है, ठीक है। यही न्यूटन का तृतीय नियम है। बहुत छोटी चीज़ थी, आराम से आपने कवर कर लिया इस चीज़ को। तो भैया इस लेक्चर में हमने कवर करा कि भैया लीनियर रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, 1 पार्टिकल के लिए, 2 पार्टिकल के लिए एंड n पार्टिकल के लिए हमने रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। और साथ में ये भी प्रूफ करा कि रेखीय संवेग संरक्षण के नियम द्वारा हम न्यूटन के तृतीय नियम को प्रूफ भी कर सकते हैं, है ना। मैंने क्या लिखा, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम द्वारा न्यूटन के तृतीय नियम की समतुल्यता, है ना। ओके हो गया था ना। चलिए यहाँ तक कवर करें यार, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।